अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विद एज के। इस चैनल का मकसद आपकी मुलाकात डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेशनल से करवाना है। इसके अलावा आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से भी करवाना है जो सोसाइटी और लोगों की बेहतरी के लिए अपने अपने शोबों में खिदमत अंजाम दे रही। आज के सेक्शन हमारी गेस्ट हैं मिस फरीहा लईक। ये क्लिनिकल डायरेक्टर है और एक स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन सेटअप में काम कर रही हैं और इनका सेटअप है लाहौर में। आइए इनसे मिलते हैं, इनके सेटअप के बारे में जानते हैं और इनके बारे में भी मजीद जानते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस लईक कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला एंड वी वेलकम यू एट आवर चैनल। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके चैनल के थ्रू जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लोगों को बता सकूं। और आई अप्रिशिएट एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी मिस लईक, तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपका सेटअप जो ओरियन ABA पाकिस्तान के नाम से लाहौर में काम कर रहा है, ये सेटअप है क्या? आप लोग कब से काम कर रहे हैं और लाहौर में आप लोग कहाँ मौजूद हैं? ओके। सबसे पहले मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के नेम से स्टार्ट करती हूँ बिकॉज इसका नाम है ओराइन ABA पाकिस्तान। और ओराइन का मतलब है क्लस्टर ऑफ स्टार्स, जो आप आसमान पे सितारों का वो झुरमट एक देखते हैं। सो बेसिकली वो मीनिंग है इसका। और हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है एवरीबडी डिजर्व्स टू शाइन। यानी कि हर हमारा जो बच्चा है, जो स्पेशल नीड्स का बच्चा है, ही डिजर्व्स टू शाइन बिकॉज ही इज लाइक अ स्टार। तो हम लोग लोकेटेड हैं लाहौर में, गार्डन टाउन में, गार्डन ब्लॉक में, कलमा चौक के बिल्कुल साथ मेन रोड पर। और हम लोग ये पाकिस्तान में ओराइन ABA की फर्स्ट ब्रांच है। और बेसिकली हम लोग कनेक्टेड हैं ओराइन इंटरनेशनल से, जो कि शिकागो USA से ऑपरेटेड है। तो हम लोग बेसिकली जो इंटरनेशनल ओराइन है उसकी पाकिस्तान में फर्स्ट ब्रांच है। सो वी आर वर्किंग इन लाइजन विद देम। हम उनके साथ काम कर रहे हैं। राइट। तो पहले तो सॉरी जी कि आपके जो नाम था वो हमने गलत किया। हालांकि आपने मुझे करेक्ट किया भी था एक दफा, लेकिन जी जी। अच्छा, हम दूसरा मैं मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका जो ये सेटअप है इसमें आप जी जी। कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं बच्चों को, और दूसरा ये कि किस एज ग्रुप और किन चैलेंजेस वाले बच्चों को ये सर्विसेज दी जा रही हैं? ठीक है। बेसिकली हम लोग अपने इस क्लिनिकल सेटअप में तमाम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे बिहेवियर थेरेपी दे रहे हैं, स्पीच थेरेपी दे रहे हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है, इंक्लूजन सेटअप है हमारा जो, और स्कूल लर्निंग प्रोग्राम्स हैं बच्चों के लिए। और हम लोग बेसिकली एज जो है वो 2.5 से लेकर 16 ईयर्स तक की एज को हम लोग कैटर कर रहे हैं। और इसमें ऑलमोस्ट जो है वो डिफरेंट जो थोड़ा मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर्स से रिलेटेड बच्चे होते हैं, जैसे ADHD के बच्चे हैं, ASD के बच्चे हैं, डाउन सिंड्रोम के हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्पीच डिलेड होते हैं, जिनको स्पीच और लैंग्वेज डिफिकल्टीज होती हैं, हम लोग उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बिहेवियरल लर्निंग में इश्यूज आते हैं और उनके उनको बिहेवियर मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो हम लोग उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट्स देते हैं। सो इट्स एवरीथिंग एक छत के नीचे, अंडर वन रूफ, वी आर गिविंग ऑल सर्विसेज। राइट। तो जो बच्चे आपके पास आते हैं, क्या वो अपनी डायग्नोसिस लेके आपके पास आते हैं, या आपके पास भी डायग्नोसिस एंड असेसमेंट की सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, या उनके लिए ज़रूरी है कि वो कहीं से पहले अपना डायग्नोसिस लेके आएं? इसके बारे में अगर बता सकें। अच्छा, उसमें ये है कि उसमें दो चीजें होती हैं। एक ये होता है कि बच्चे ऑलरेडी जो आते हैं हमारे पास, वो कहीं ना कहीं से अपनी कुछ ना कुछ डायग्नोसिस लेकर आते हैं। जो हमारे जो मेडिकल रिलेटेड जो डॉक्टर्स हैं जिनके पास वो पेरेंट्स जाते हैं, उनसे उनकी डायग्नोसिस वो करवा के आते हैं। बट देन इवन जब वो हमारे पास आते हैं तो हम उनकी असेसमेंट्स कंडक्ट करते हैं। और उन असेसमेंट्स का मकसद क्या होता है कि इट्स फॉर आर पर्पस, वो हमारे लिए होता है कि बेसिकली हमें पता हो कि इस बच्चे का क्या लेवल है, उसकी क्या स्किल्स हैं और उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, ताकि हम उनको एड्रेस करके और वहां से हम बच्चे को आगे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें।
सो बेसिकली उनकी जो भी डायग्नोसिस होती हैं उसको रिलेट करके और उनको मद्देनजर रखते हुए ऑब्वियसली, तो फिर हम अपनी असेसमेंट करके और देन हम लोग आगे बच्चों के ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जब बच्चे आपके पास आ जाते हैं तो जी आफ्टर असेसमेंट जब उन पे काम शुरू होता है तो आप लोग कैसे, आपका मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, कैसे काम करते हैं? 1-to-1 सेशंस ही होते हैं, ग्रुप सेशन होते हैं, इट्स अ मिक्सचर? थोड़ा अगर अपने ऑपरेशन के बारे में थोड़ा बता सकें हमें। ओके। अच्छा, हमारा इस तरह का सेटअप है कि जब हमारे पास बच्चा आता है और हम जब उसकी असेसमेंट कंडक्ट करते हैं, बेसिकली वो हमारी इनफॉर्मल असेसमेंट होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे अपने नीड के लिए, हमारी अपनी रिक्वायरमेंट के लिए होती है। बिकॉज हमें ये पता होना चाहिए कि जो बच्चा हमारे पास आ रहा है उसकी बेसिक नीड्स क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लमैटिक एरिया क्या है, ठीक है। और जब हम उस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, वो डिफरेंट टूल्स के अकॉर्डिंग होता है, डिफरेंट लाइक प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं उन असेसमेंट्स के लिए। तो उसके बाद वी कम टू अ कंक्लूजन कि ये बच्चा आया है और इसकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको अगर इसके बिहेवियर इश्यूज हैं, इसको एबीए की रिक्वायरमेंट है। अगर इसकी स्पीच डिलेड है, बच्चा प्रॉपरली बोल नहीं पा रहा है, उसको ऑब्वियसली स्पीच थेरेपी की जरूरत है। इसी तरह अगर कोई बच्चा है वो जैसे डिफरेंट उसकी सेंसरी नीड्स हैं, उसकी मोटर डिफिकल्टीज हैं, तो उसको ओटी सेशन की जरूरत है। और इसी तरह कोई बच्चा अगर आ रहा है जैसे डाउन सिंड्रोम के सीपी पेशेंट्स होते हैं, मोस्टली ये बच्चे वो होते हैं जो फिजिकली चल नहीं पा रहे होते, उनको ऑब्वियसली फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है। तो व्हेन वी आइडेंटिफाई दिस, तो उसके बाद फिर बच्चों का एक आईपी बनता है, ठीक है। और वो आईपी बनता है लाइक मैं मेरी टीम और हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारी जो सुपरवाइजर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि वी आर कोलैबोरेटेड विद ओरायन इंटरनेशनल जो कि यूएसए से ऑपरेटेड है। तो वहां पे हमारे बहुत सीनियर बीसीबीएस हैं, दे आर फॉरेनर्स जो कि सारी सुपरविजन कर रहे हैं मेरी टीम की। तो प्रॉपर एक पूरा आईपी डिजाइन होता है बच्चों का, पूरी एक टीम उस पर काम करती है। और देन फिर हम लोग वो आईपी को इम्प्लीमेंट करते हैं, इट्स अ प्रोसेस ऑफ मोर देन अ वीक। उसमें 1.5 हफ्ता भी लग जाता है, 2 हफ्ते भी लग जाते हैं। तो वो प्रॉपरली उसका आईपी प्लान डिजाइन होता है और देन फिर वो इम्प्लीमेंट होता है। सो जो नीड होती है बच्चे की, हम सिर्फ उसको लाइक टारगेट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि जैसे, सॉरी टू से, हमारे हमारे ही बहुत सारे सेटअप्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे बच्चों को रिक्वायरमेंट नहीं भी हो तो वो हर चीज में डाल देते हैं बच्चों को कि इसका आप ये भी सेशन कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। लेकिन वो उसमें क्या होता है कि जो बच्चे की जो एक्चुअल जरूरत होती है वो अनएड्रेस्ड रह जाती है, वो प्रॉपरली एड्रेस हो ही नहीं पाती, उस पर प्रॉपर काम ही नहीं हो पाता। सो बेसिकली फिर उसके 1-to-1 सेशन स्टार्ट होते हैं, यानी कि एक बच्चा और उसका एक थेरेपिस्ट होता है और हमारा 1 आवर का एक सेशन होता है जिसमें कि एक्सक्लूसिवली उसके आईपी से रिलेटेड उसके टास्क पे काम होता है। सो इस तरह लाइक इट मूव्स ऑन। और ग्रुप राइट। सेशंस भी हम कंडक्ट करते हैं, लेकिन ग्रुप सेशंस उस सूरत में कंडक्ट करते हैं जिन बच्चों का वो लेवल होता है, और जो बच्चे सोशल इंटरेक्शन के लेवल पे हों और जो बच्चे घरों में आइसोलेटेड हों और पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट हो कि हमारे बच्चों को सोशल इंटरेक्शन की जरूरत है, तो देन फिर हम ऐसे बच्चों के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट टाइमिंग्स हैं जो कि हमारे ग्रुप सेशंस के हैं। तो उसमें फिर ये है कि 3 to 4 किड्स का हम एक टाइम का हम ग्रुप आवर कंडक्ट करते हैं, और उसमें उनकी कंबाइंड लाइक एक्टिविटीज होती हैं, उनकी आईपी से रिलेटेड, उनकी टास्क से रिलेटेड। राइट। अच्छा, ये जब डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, डिफरेंट सेशंस होते हैं, ओटी है, थेरेपी है, तो हमने देखा है कि खासतौर पे ओटी और दूसरे थेरेपीज के लिए कुछ खास इक्विपमेंट भी रिक्वायर्ड होता है, कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। तो हाउ जी वेल इज योर सेंटर के जो सब इक्विपमेंट और मटेरियल अवेलेबल है? अगर व्यूअर्स को बता सकें आप। जी प्लीज। बेसिकली ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है जब हम एक स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, जब हम लाइक वी स्टैंड टू गिव सम सर्विसेज कि हम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। तो वी हैव टू मेक श्योर, अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने ये सारा सेटअप बनाया था अपना ओराइन का पाकिस्तान में, तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी ये थी कि मेरे पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फुली इक्विप्ड हो, उसमें हर डोमेन से लेकर हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड और हर थेरेपी से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग मौजूद हो, हमारे पास अवेलेबिलिटी हो।
और उसमें क्या होता है कि समटाइम्स हमें मटेरियल्स परचेज करने पड़ते हैं, समटाइम्स हमें उनको लाइक खुद प्रिपेयर करना पड़ता है थेरेपिस्ट्स को, बिकॉज वो लाइक इन शेप ऑफ कार्ड्स होते हैं, जैसे फ्लैश कार्ड्स हो गए, ये डिफरेंट चीजें जो यूज हो रही हैं। इसी तरह जैसे ओटी की आपने बात की है, तो ओटी एक ऐसा लाइक एक सेशन होता है थेरेपी का कि जिसको हम कहते हैं कि इट्स लाइक फुली इक्विप्ड। उसमें हर चीज बच्चों की सेंसरी से रिलेटेड, उनकी ग्रॉस डिफिकल्टीज, उनकी फाइन एक्टिविटीज से रिलेटेड चीजें मौजूद होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह माय स्ट्रक्चर इज लाइक फुली इक्विप्ड, हर चीज माशाल्लाह इसमें मौजूद है। और मतलब लाइक ऐसी कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है कि जिसमें मुझे ये फील हो कि कोई भी चीज है जो लैक कर रही है। Right. अच्छा, आप खुद भी एक प्रोफेशनल हैं, तो हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपकी अपनी एजुकेशन और आपकी अपनी एक्सपर्टीज क्या है। जी, एक्चुअली मैंने मेरी बेसिकली बहुत डाइवर्सिफाइड क्वालिफिकेशंस है। और मैं बेसिकली मैं मेरी जो बेस है इस फील्ड से रिलेटेड, वो आई आई हैव डन माय बीएस इन साइकोलॉजी। और उसके बाद फिर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत कुछ किया। और उसके बाद अभी जो है आई एम आरबीटी, मैं रजिस्टर्ड बिहेवियर टेक्नीशियन हूँ, आई एम आईबीटी सर्टिफाइड एज वेल। और अभी आगे भी जो है मेरी जो स्टडीज हैं वो ऑन गोइंग हैं। और मैं बेसिकली पास्ट में एक और बहुत हमारी एक फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, उनको मैं हेड कर रही थी एज क्लिनिकल डायरेक्टर एंड एज रीजनल डायरेक्टर। और मैंने उनके साथ काम किया ऑलमोस्ट 2.5 years। और वहां से बेसिकली इट वाज अ पैशन दैट वाज डेवलप्ड कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ कर सकूं, मैं इन बच्चों के लिए आगे आऊं और जो सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ। बिकॉज मुझे वहां पे फील हुआ कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो प्रॉपरली केटर नहीं हो पाती हैं। और पता ही नहीं है, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। और पेरेंट्स हैं बेचारे, वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, मतलब डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, इवन कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते हैं कि हमारे बच्चे के साथ अगर ये कुछ वो इस तरह से बिहेव कर रहा है या उसके साथ कोई भी सर्टन प्रॉब्लम्स या सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो दे डोंट नो कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो बेसिकली इस चीज की नीड बहुत ज्यादा है। और अब स्पेशली ये जो टाइम चल रहा है, इसमें अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मेरी कोशिश यही थी इस फील्ड में आने की कि मैं जितना भी अपने लोगों को, अपने पेरेंट्स को, इन फैमिलीज को सपोर्ट कर सकूं, इनको हेल्प आउट कर सकूं। तो दिस वाज द ओनली रीजन। राइट। तो आपने अपना तारुफ करवाया, तो आपने पहले जिक्र किया था कि आपकी पूरी टीम है। तो हम पूछना जी कि आपकी टीम में यहाँ बच्चों के लिए कौन कौन से प्रोफेशनल्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि डिफरेंट तरह की थेरेपीज भी चल रही हैं। तो जी ओवरऑल अगर अपनी टीम के बारे में बता सकें आप। जी प्लीज। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ओरायन एबीए पाकिस्तान जो है, इट इज प्रॉपरली सुपरवाइज्ड बाय बीसीडीएस, जो हमारे ओरायन इंटरनेशनल यूएसए से हमारे साथ अफिलिएटेड है। ठीक है। और जो हमारी यहाँ पे टीम है, जो पाकिस्तान में मेरे इस जो क्लिनिकल सेटअप में टीम है, दे आर ऑल माशाल्लाह मास्टर्स इन देयर डोमेन्स। वो सारे वेल क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। हर मेरे जो थेरेपिस्ट हैं उनका मोर देन 3 to 5 years का एक्सपीरियंस है अपनी अपनी डोमेन में। और मैं प्रेफर जो है वो एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट को करती हूँ। बिकॉज ये है कि आप थेरेटिकली जब आप पढ़ के आते हो तो आपको बहुत सारी चीजों का नहीं पता होता जब तक कि आपने प्रैक्टिकली वो चीजें इम्प्लीमेंट ना की हो। तो इसलिए एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट का होना जरूरी है, क्योंकि आप उनको अपने अकॉर्डिंगली आप उनको एजुकेट कर सकते हो। और आप जो तरीका कार आपका चल रहा है और जिस तरह से आप काम करना चाह रहे हो बच्चों के साथ, सो इट्स इजी कि आप उनको समझा के और उस तरह से लाइक एक प्रोग्रेसिव काम को लेकर चल सको। राइट। आपने तो जिक्र जो मेरे एबीए थेरेपिस्ट हैं वो भी माशाल्लाह दे आर एमएस मास्टर्स हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स हैं, एडल्ट साइकोलॉजिस्ट्स हैं, इसी तरह ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, इसी तरह जो है फिजियोथेरेपिस्ट्स हैं मेरे पास टीम मेंबर्स, इसी तरह मेरे पास जो स्पीच थेरेपिस्ट्स हैं वो भी माशाल्लाह दे आर मास्टर्स इन देयर डोमेन्स और दे हैव मोर देन 4 years एक्सपीरियंस। राइट। एक चीज जो मैं और पूछना चाहूंगा कि जब आप टीम में नए मेंबर्स ऐड कर रहे होते हैं, जी तो आपने ये तो बताया कि एक्सपीरियंस को प्रेफर करती हैं, और
ऑब्वियसली उनकी क्वालिफिकेशन भी है साथ। तो इस अलावा कोई ऐसी और चीज भी रिक्वायर्ड होती है आपको, कोई खास चीज उस प्रोफेशनल में या उस टीम मेंबर में आप देख रहे होते हैं, पार्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड? इसके अलावा भी चीजें हैं एक दो जो कि बहुत मैटर करती हैं, और मैं डेफिनेटली एज अ सुपरवाइजर, एज अ हेड, उन चीजों को मैं बहुत लाइक प्रैक्टिकली मैं उनको बहुत ज्यादा मतलब देखती हूँ। उसमें ये होता है कि हम जब भी हायरिंग करते हैं, ठीक है, तो मेरी प्रायोरिटी होती है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो भी मैं थेरेपिस्ट को हायर करूं, मुझे प्रॉपर उसके रेफरेंसेस पता हो, उसके बारे में, उसके सारे बैकग्राउंड के बारे में, इवन के पेरेंट्स के थ्रू, इवन के जहाँ पे भी लास्ट इंस्टीट्यूट्स में वो काम करके आ रहे हैं, तो वहां से आई टेक अ प्रॉपर फीडबैक, ताकि मुझे ये श्योरिटी हो कि जो भी बंदा मेरा टीम मेंबर बनने जा रहा है, जो मुझे एसोसिएट करेगा, आया वो मेरे बच्चों के लिए कैसा है, लाइक उसका माइंडसेट कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, और उसकी एजुकेशन और बैकग्राउंड तो डेफिनेटली बहुत मैटर करता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और अदर देन दैट, फिर जब हम हायरिंग करते हैं तो डेफिनेटली जैसे बाकी सब सेंटर्स करते हैं, वी टेक अ डेमो। हम एक डेमो उनसे लेते हैं कि अगर वो फॉर सपोज लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है तो वो डेमो देते हैं, अगर वो बिहेवियर एनालिस्ट हैं, एबीए से रिलेटेड है, तो देन इवन वी टेक डेमो फॉर एवरी डिपार्टमेंट। बट द मेन थिंग इज दैट व्हाट आई रिक्वायर इज कि जो भी टीम मेंबर मुझे ज्वाइन करे, ही शुड और शी शुड बी वेरी डेडिकेटेड एंड वेरी ऑनेस्ट टूवर्ड्स देयर वर्क। बिकॉज ये है कि आप, ऐसा नहीं होता है कि आप जस्ट आते हो और एक रूटीन मैटर है और आपने बस अपने आवर्स पूरे किए, वर्किंग आवर्स, और आप चले जाते हो। ये लाइक मेरा ऐसा माइंडसेट नहीं है। मैं इसको इस तरह से लेके चलती हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे, मैं और मेरी टीम, वी शुड बी सेटिस्फाइड कि हमने आज जो है, वी हैव गिवन आवर 100%, हम अपना बेस्ट देके जा रहे हैं, हम अपने बच्चों पे बेस्ट काम करके जा रहे हैं। ये सेटिस्फैक्शन हमें होनी चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज वी आर आंसरेबल टू गॉड अल्टीमेटली। सो इसलिए ये चीज मेरे लिए बहुत मैटर करती है कि मेरी जो टीम हो वो बहुत ऑनेस्ट हो और बहुत डेडिकेटेड हो अपने काम के लिए। राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन जो अक्सर जहन में आता है, दूसरे सेटअप्स को देखते हुए और दूसरे सेटअप्स की सुनते हुए कि डिफरेंट सेटअप्स प्रमोट कर रहे होते हैं, हम ये प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, ये हमारी यूनिकनेस है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके सेंटर की यूनिक पॉइंट क्या है, तो अगर आप वो बता सकें हमें। जी, मैं ये जरूर आपको बताना चाहूंगी। एक्चुअली जो हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पे बच्चों के आईपीस डिजाइन कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, और जो काम और जो टास्क हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो दोज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर क्लिनिकल सेटअप्स। उसका एक रीजन है, वो ये कि जो बाकी क्लिनिकल सेटअप्स में लोग काम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, दे आर वेरी ऑनरेबल, वेरी रिस्पेक्टेबल फॉर मी। लेकिन उसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि वो हम लोग जो हैं, हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि हम लोग वो चीजें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इम्प्लीमेंट हो रही हैं, इन सभी डोमेन्स को लेकर। ठीक है, तो दैट इज वाई वी आर डिफरेंट, दैट इज वाई आई फील दैट वी आर पुटिंग सम एक्स्ट्रा एफर्ट। हम लोग वो चीज करवा रहे हैं, जैसे हमारा स्पीच डिपार्टमेंट है, दैट इज ऑल्सो सुपरवाइज्ड बाय माय लाइक सीनियर्स जो दूसरे कंट्री में है। ठीक है, तो हम लोग वो चीजें स्पीच में भी प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली है। लेकिन जो यहाँ पे ये होता है कि एक बंदा जो है वो यहाँ पे एक लाइक वेरी लिमिटेड सा करिकुलम है हमारा, जो हमारे बच्चे पढ़ के आते हैं यूनिवर्सिटी से और डिफरेंट कॉलेजेस से, तो वो उसी चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, और वो यानी कि उनका एक्सपोजर नहीं है इतना ज्यादा बेसिकली। तो मेरी टीम का जो है वो एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम लोग, हमारे पास एक वास्ट प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सो दैट इज द यूनिक थिंग फॉर माय ओरायन। या राइट। अच्छा, मैंने ये देखा है कि इस फील्ड में, मेडिकल फील्ड की तरह रेगुलर एजुकेशनल अपडेट और ट्रेनिंग अपडेट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्यों नई रिसर्चेस या नई टेक्निक्स या पुरानी टेक्निक्स में नए वर्जन्स कह लें कि आते हैं। तो अपने स्टाफ की उस ट्रेनिंग अपडेट को या एजुकेशनल प्रोग्रेस को कैसे मेंटेन करते हैं? उसके लिए हम ये करते हैं कि हम लोग जो है वो मंथली बेसिस पे इनकी ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते हैं।
जिसमें कि लाइक हमारे जो सीनियर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो खुद कंडक्ट करवाते हैं। और फिजिकली ये कि अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ मैं अपनी सीनियर जो मेरी टीम है सभी डिपार्टमेंट्स को लेकर, स्पीच है, ओटी है, एबी है, फिजियोथेरेपिस्ट्स हैं, तो मैं अपनी टीम को लेकर आई विल बी गोइंग टू बहरेन। वहां पे हमारी ट्रेनिंग कंडक्ट हो रही है। और वो ट्रेनिंग बेसिकली जो हमारे जो सुपरवाइजर्स हैं, जो मेरे बीसीबीएज हैं हु आर ऑन माय पैनल, वो आकर बहरेन में कंडक्ट करेंगे। बिकॉज बहरेन में भी हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसपे कि हमारी ओराइन इंटरनेशनल शिकागो की टीम काम कर रही है। तो वो बेसिकली हम हमारी टीम को और बहरेन की टीम को एक कंबाइंड ट्रेनिंग वो करवाएंगे, एंड दैट विल बी ऑफ आई थिंक फॉर 10 days। तो उसमें ये कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो डेली बेसिस पे न्यू रिसर्चेस आती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एडिशंस होती हैं, ऐड ऑन होती हैं हमारे इन्हीं डोमेन्स को लेकर। तो वो बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी उसमें, जैसे सेफ्टी ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे एबीए से रिलेटेड, जैसे असेसमेंट्स होती हैं, डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं, सो मेनी थिंग्स। तो वो एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म हम अपनी टीम को दे रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी रेगुलर बेसिस पे भी इंशाल्लाह हम फिजिकली इस तरह की ट्रेनिंग्स उनके लिए कंडक्ट करवाया करेंगे। राइट। ये आपने अपनी टीम की ट्रेनिंग पे तो काफी जोर दे रहे हैं, और फॉरेन ट्रेनिंग एक तरह से उन्हें करा रहे हैं। तो जो पेरेंट्स हैं जी उनको भी ट्रेनिंग की, गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि जी। तो बच्चों ने पेरेंट्स के साथ गुजारना है। तो उनकी ट्रेनिंग गाइडेंस के लिए आप लोग किस तरह काम करते हैं? पेरेंट्स के लिए बेसिकली हम उनको आरबीटी ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट करवाते हैं। पेरेंट्स को हम लोग पेरेंट्स के काउंसलिंग सेशंस भी रखते हैं, हम लोग पेरेंट्स के ट्रेनिंग सेशंस भी रखते हैं। वो ऑनलाइन भी होते हैं, फिजिकल भी होते हैं। और उसमें ये है कि साइकोलॉजिस्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कि जो भी पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, जो मदर्स होती हैं स्पेशली, और जिनकी बहुत सारी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम जिस तरह भी मैक्सिमम पॉसिबल हम उनको हेल्प आउट कर सकें। और इवन के अभी कुछ अभी टाइम हुआ है, लाइक इट्स ऑलमोस्ट अ मंथ और सो, जिसमें कि मैं और मेरे कुछ टीम मेंबर्स, जैसे हमारा सैटरडे संडे ऑफ होता है एंड वी आर ऑपरेटिव फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, तो हम लोग डिफरेंट हमने साइन किए एमओयूज हॉस्पिटल्स के साथ, जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। बिकॉज उन वहाँ पे फ्लो ऑफ पेशेंट्स बहुत ज्यादा है, और वहाँ पे प्रॉपर एड्रेस नहीं ऑब्वियसली हो पा रहा होता, और पेरेंट्स को कुछ पता नहीं होता। तो हमने अभी स्टार्ट किया है कि हम लोग अपनी लाइक छुट्टी वाले दिन, हम लोग अपने ऑफ डेज पे, मैं और मेरी टीम मेंबर्स कुछ स्पेसिफाइड, हम लोग जाके उन हॉस्पिटल्स में वॉलेंटरली काम करते हैं, और हम उन पेरेंट्स के लिए लाइक उनकी काउंसलिंग के लिए और उनको अवेयरनेस देने के लिए, मतलब जो हमसे मैक्सिमम कोशिश हो सकती है हम वो कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको फ्यूचर पे भी ऐसे ही रखेंगे, और जो भी हमसे बेस्ट पॉसिबल हो पाया हम करेंगे। और मैं अपने पेरेंट्स को ट्रेनिंग्स भी कराती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया है कि उनको आरबीटी आईबीटी ट्रेनिंग्स भी हम कंडक्ट कराते हैं। इंशाल्लाह। अच्छा, ये पेरेंट्स की, अब पेरेंट्स आजकल काफी डिमांड करते हुए नजर आते हैं एक दूसरी चीज के, हमें सेशंस को भी ऑब्जर्व करने दिया जाए। तो जब पेरेंट्स जी डिमांड करते हैं तो व्हाट्स योर रिस्पांस? उनकी इस डिमांड को किस हद तक पूरा करते हैं आप लोग? जी। उसमें इस तरह से है कि हमने हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोटोकॉल्स हैं, हमने उसमें ये चीज एक बड़ी आइडेंटिफाई की हुई है कि हम लोग पेरेंट्स को सेशंस ऑब्जर्व कराते हैं। ठीक है, मतलब कि एक जैसे बच्चा आया, उसका एक आईपी डेवलप हो गया और उसकी टास्क पे काम शुरू हो गया। तो वंस द चाइल्ड इज सेटल्ड, बच्चे को ऑब्वियसली अपने न्यू एनवायरनमेंट में, अपने न्यू थेरेपिस्ट के साथ सेटल डाउन होने में 2-3 वीक्स लग जाते हैं, मंथ लग जाता है। उसके बाद फिर जो उसकी ऑनगोइंग टास्क होती हैं, हम वो पेरेंट्स को कहते हैं कि आप बैठ के, तो जब भी आपके लिए कंफर्टेबल है, तो मतलब बिहाइंड द लाइक सेपरेटर्स के, वो ऑब्वियसली हम सामने नहीं बिठा सकते, क्योंकि समटाइम्स बच्चे जब अपने फैमिली फिगर को देखते हैं ना, तो वो सेटल डाउन नहीं होते, वो कोई ना कोई ऐसे बिहेवियर्स शो करते हैं। उसमें फिर ये कि बिहाइंड द सेपरेटर्स हम पेरेंट्स को बिठाते हैं, और जब वी फील कि बच्चा जो है ना वो तंग नहीं कर रहा और वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर रहा है, देन फिर हम पेरेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो खुद बच्चे के साथ काम करें। लाइक 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर, जैसे 1 घंटे का सेशन होता है, तो उसमें अगर पेरेंट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं
कि बच्चे के साथ कैसे काम हो रहा है, उसकी टास्क कैसे परफॉर्म की जा रही है। तो वही फिर टास्क जो है हम मदर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बच्चे के साथ उसके थेरेपी रूम में बैठ के कंडक्ट करें, क्योंकि उसका एक फायदा ये होता है कि मोस्टली पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं कि बच्चा यहाँ पे काम करता है और हमारे साथ घर में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ठीक है, हमें नहीं वो रिस्पॉन्ड करता। तो उसका बेनिफिट ये होता है कि जब वही मदर्स को हम यहाँ पे काम कराते हैं बच्चे के साथ, तो वो फिर घर में बच्चा थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है और वो अपने पेरेंट्स को, मदर्स को एक प्रॉपर तरीके से फिर रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। तो राइट। लाइक वी गिव एवरी ओपन अपॉर्चुनिटी, इवन कि मेरे लाइक क्लिनिक में सब जगह पे कैमरास लगे हुए हैं और मैंने पेरेंट्स की वेटिंग रूम में बड़ी एलसीडीज लगवाई हुई है। उसका बेनिफिट ये होता है कि पेरेंट्स बैठे होते हैं और वो देख रहे होते हैं सामने कैमरा में कि उनके बच्चों के साथ क्या काम हो रहा है, बच्चा कौन से थेरेपी रूम में, कौन से थेरेपिस्ट के साथ काम कर रहा है। सो एवरीथिंग इज इन ब्लैक एंड व्हाइट, हर चीज बड़ी क्लियर है, बड़ी विजिबल है पेरेंट्स के लिए, कोई चीज भी ऐसी हिडन नहीं है। तो माशाल्लाह पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड। राइट। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो पेरेंट्स की तरफ से हमें कहा जाता है कि लाजमी हम पूछें, वो है आपके सेटअप या किसी भी सेटअप की फीस स्ट्रक्चर के बारे में, कि आप अगर कुछ जी उसमें हमें बता सकें ताकि पेरेंट्स को थोड़ा आइडिया हो, सेशन वाइज या जैसे भी आप मुनासिब समझें, पेरेंट्स के आइडिया के लिए आप इस तरफ भी कुछ एलैबोरेट कर सकें थोड़ा। जी, उसमें ये है कि वैसे तो हम लोग पर सेशन चार्जेस कंडक्ट करते हैं, मतलब एबीए के जैसे डिफरेंट हैं, फिर स्पीच के डिफरेंट हैं, और देन ऑक्यूपेशनल फिजियोथेरेपी के डिफरेंट चार्जेस होते हैं। बट उसमें ये होता है कि मोस्टली जब हम उन सेशन पेस चलते हैं ना, तो वो थोड़ा सा हायर साइड पे ऑब्वियसली चले जाते हैं, जो कि अफोर्डेबल आजकल के सिनारियों में तो बिल्कुल भी आपको पता है कि नहीं अफोर्डेबल होते पेरेंट्स के लिए। तो फिर ये कि हमने एक फी पैकेजेस रखे हुए हैं, आवरली बेसिस पे, एक घंटे का सेशन है, 2 घंटे का सेशन है, 3 घंटे का। कई बच्चे, एक दो बच्चे ऐसे हैं मेरे पास जो 6 आवर्स के लिए भी आते हैं, पूरे डे प्रोग्राम के लिए आते हैं हमारे पास। तो वो डिफरेंट, यानी कि उनके फी पैकेजेस हमने बनाए हुए हैं। तो वो जैसे मंथली फीस होती है, इस तरह से फिर हम पेरेंट्स से चार्ज कर लेते हैं। एंड दोज आर वेरी इकोनॉमिकल, मतलब कि वो ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स की कन्वीनियंस को जहन में रखते हुए और उनकी प्रॉब्लम्स को जहन में रखते हुए हमने बहुत कन्वीनियंट पैकेजेस अपने रखे हुए हैं। और उसमें ये भी होता है कि कुछ ऐसे भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि कोई पेरेंट्स अगर ये भी कहें कि मैं हम नहीं अफोर्ड कर सकते, या कोई लाइक, बिकॉज प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली सबके साथ ही होती हैं। तो वहां पे भी ये कि हम उनको जो भी बेस्ट होता है हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। आई नेवर से नो टू एवरीवन। कोई भी मेरे पास आए और अगर वो नहीं भी इन केस पे कर पा रहे हो, तो मैं कभी किसी को नो नहीं कहती। मुझे ये होता है कि नहीं, देखें, एक जब आप कोई एक किसी के लिए अगर आप अच्छा करते हो, तो डेफिनेटली अल्लाह मेक्स वेज फॉर यू, अल्लाह आपके लिए और बेहतर रास्ते बना देता है। तो हमारी कोशिश होती है कि जो बच्चा भी आ रहा है ना, हम उसको अकोमोडेट करें और उस पर काम होना चाहिए। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे दोबारा कि एक एक पेरेंट जो अफोर्ड कर सकता है, उसको जी एक सेशन के नॉर्मली कितना चार्ज करना पड़ता है, जस्ट टू हैव एन आइडिया अबाउट द चार्जेस, अगर आप बताना पसंद करें तो। उसमें उसमें वेरी करता है, उनकी आवर्स पे वेरी करता है और सर्विसेज पे वेरी करता है। कि मतलब वो जैसे कि इट स्टार्ट्स रेंजिंग फ्रॉम 10,000 to 50,000, इस तरह राइट। से वो फी पैकेज फॉर्म में डिफरेंटली इस तरह से चलते हैं। ओके, फेयर इनफ। अच्छा, दूसरा मैं ये पूछना चाहूंगा, ये तो वो बच्चे हैं जो आपके पास फिजिकली आ रहे हैं, पेरेंट्स लेके आ रहे हैं आपके जी पास आपकी लोकेशन में, तो क्या ऑनलाइन सर्विसेज भी दे रहे हैं आप लोग, जो जी आप तक नहीं पहुंच सकते? जी बिल्कुल, हम लोग ऑनलाइन सर्विसेज कंडक्ट करते हैं, ऑनलाइन थेरेपीज देते हैं। हमारे अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हमें 7 मंथ्स हुए हैं अपना सेटअप स्टार्ट किए हुए। तो अभी इंटरनेशनल तो हमारे एज सच सिर्फ एक क्लाइंट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और बाकी ये कि हमारे पाकिस्तान में डिफरेंट सिटीज से क्लाइंट्स हैं जो कि ऑनलाइन थेरेपीज लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम बेसिकली एबीए और स्पीच थेरेपी जो है ना, वो कंफर्टेबली आप दे सकते हैं, क्योंकि उसमें जो अदर साइड पे जैसे पेरेंट्स बच्चे के साथ काम कर रहे होते हैं हमारे साथ मिलके, तो वो इजीली कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग एबीए और स्पीच थेरेपीज जो हैं वो ऑनलाइन दे रहे हैं। जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है वो मुझे बीइंग अ प्रोफेशनल मुझे खुद समटाइम्स फील होता है कि वो ऑनलाइन इतनी नहीं, मतलब
इफेक्टिव होती, क्योंकि उसमें सारा फिजिकल वर्क है और मोस्टली जो पेरेंट्स हैं वो उस तरह से वो फिजिकल वर्क नहीं करवा पा रहे होते ऑनलाइन में। तो बट डेफिनेटली वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑनलाइन। राइट। अच्छा, एक चीज जो बहुत डिफरेंट व्यूज आते हैं उस पे, वो ये कि आप क्या समझती हैं कि प्रोफेशनल्स पाकिस्तान में कुछ ऐसी खास कमी महसूस होती है, कोई ऐसी खास चीज में जिस पे हमें ओवरऑल काम करने की जरूरत है, सो दैट इस फील्ड में बेहतरी लाई जा सके? क्योंकि हर जगह कमी तो होती है और हमारे यहाँ हम क्योंकि काफी लैग कर रहे हैं, तो आप समझती हैं कि प्रोफेशनल्स में इस चीज की कमी है, इस पे काम करने की ज्यादा जरूरत है? देखिए इसमें जो सबसे एक मेन चीज है ना वो ये है कि हमें वी वांट डेफिनेटली कि गवर्नमेंट लेवल पे हमारी इस प्रॉब्लम को जो है ना वो एड्रेस किया जाए और सपोर्ट किया जाए। हमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाएं, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स हैं डेफिनेटली वो काम करना चाहते हैं। हर प्रोफेशनल अपनी जगह पे काम करना चाहता है अपने स्पेशल बच्चों के लिए, बट उसमें बहुत सारी हिंड्रेंसेस आ जाती हैं, क्योंकि कई दफा हमारी लिमिट्स होती हैं। हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि हम सबके लिए कुछ ना कुछ कर सकें। तो इसलिए हमें गवर्नमेंट लेवल पे इस चीज को प्रमोट उनको करना चाहिए, बिकॉज इस वक्त जो है जिसको आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत जरूरत है इस चीज की। क्योंकि आप ये देखें कि हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में हमें ऐसे फील हो रहा होता है कि कुछ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं ऑब्वियसली, कि हमें ऐसे फील होता है कि शायद हर जो है वो दूसरे तीसरे घर में, फैमिलीज में कोई ना कोई ऐसी एबनॉर्मैलिटी बच्चों में चल रही है। तो इसलिए उन चीजों को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। और हर बंदा जो है वो पेइंग कैपेसिटी में नहीं होता, और हर बंदा जो है वो प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स को नहीं जा सकता और अपने बच्चों के ट्रीटमेंट्स करवा सकता। तो ये एक मेन चीज है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि एक प्रॉपर डिपार्टमेंट इस चीज से रिलेटेड बनाए, और उसमें ये कि वो हम सब प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर मतलब उस चीज को प्रमोट करें और लोगों को हेल्प आउट करें, ज्यादा से ज्यादा हम लोगों तक पहुंच सकें और उनकी इन प्रॉब्लम्स को मतलब हम केटर कर सकें। तो ये इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है जो मैं फील करती हूँ। राइट। अच्छा, एक और चीज जो मैं पूछना चाहूंगा वो ये कि पाकिस्तान में अभी भी बहुत से ऐसे फ्रेजेस यूज होते हैं जो कि नॉर्मली हम बाकी दुनिया में देखते हैं कि वो नहीं यूज हो रहे। नॉर्मल बच्चे या एब नॉर्मल बच्चे, MR और इस तरह की दूसरी टर्म्स, उसकी जगह बहुत सी और टर्म्स आ चुकी हैं। तो आप क्या समझती हैं कि इन टर्म्स को यूज करने से फर्क पड़ता है? ये एक थोड़ा सा आपने सैडनिंग क्वेश्चन किया है मेरे से, क्योंकि ये बेसिकली हो रहा है। ये फैमिलीज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे सोशल सर्कल्स में ये बहुत ज्यादा हो रहा है। क्योंकि कोई भी ऐसा बच्चा, कोई ऐसा आइडेंटिफाई हो जाता है किसी फैमिली में, तो वहां पे उस पे इस तरह के टैग्स लगना शुरू हो जाते हैं कि बच्चा एबनॉर्मल है, बच्चा नॉर्मल नहीं है, और फिर वो पेरेंट्स के लिए एक बहुत तकलीफ दे चीज होती है। तो हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि इन बच्चों के लिए मतलब कि आप नॉन टिपिकल यूज कर सकते हो, आप मतलब नॉट टिपिकली डेवलप्ड यूज कर सकते हो। इस तरह के आप बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स हैं, एक बहुत डिसेंट फॉर्म में वर्ड्स आप यूज कर सकते हो बच्चों के लिए, लेकिन इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए। क्योंकि जब वंस इन बच्चों पे एक रेड फ्लैग लग जाता है, कि जब आइडेंटिफाई हो जाता है ना किसी फैमिली में कि अच्छा ये बच्चा जो है ये तो ASD बच्चा है, ये तो ऑटिस्टिक बच्चा है और इस बच्चे को ये प्रॉब्लम्स हैं, तो वो बेशक उसकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो 80% 90% मैनेज भी हो जाएं आगे जाके उसकी लाइफ में, लेकिन वो जो रेड फ्लैग उसके ऊपर लग जाता है ना, वो फिर थ्रू आउट उसकी जिंदगी में चलता है। तो ये चीजें थोड़ी सी हमें अपनी सोशल लेवल पे, अपनी फैमिलीज लेवल पे थोड़ा सा इन चीजों को रोकना चाहिए और अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए। राइट। अच्छा, लास्ट में बिल्कुल हम तकरीबन अपने एंड पे पहुंच चुके हैं। लास्ट में मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि पेरेंट्स को आप क्या मशवरा देती हैं कि जब वो किसी ऐसे सेंटर को तलाश कर रहे हो अपने बच्चों के लिए या किसी भी सर्विसेज के लिए, तो पेरेंट्स को क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए? एक सेंटर कैसे, एक अच्छे सेंटर को वो चूज कर सकती हैं? किन पॉइंट्स पे उनको फोकस करना चाहिए? क्या पॉइंट्स देखने चाहिए उन्हें सेंटर्स के?
देखें, जब पेरेंट्स अप्रोच करते हैं तो उनको ऑब्वियसली आपके सेटअप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपके जो भी हेड्स हैं सेंटर के, उनके बारे में पता होना चाहिए, आपकी टीम के बारे में पता होना चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। और दूसरी बात क्या होती है कि जब हम हमारी एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे सोशल ग्रुप्स हैं जो चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। तो वहां पे क्या होता है कि थोड़ी सी लाइक गलत इंफॉर्मेशंस भी दी जा रही होती हैं। तो उस चीज से पेरेंट्स को थोड़ा सा अपने आप को अवेयर रखना चाहिए कि अगर लाइक इफ में लाइक इट्स नॉट। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ कि जैसे अगर फॉर सपोज फेसबुक ग्रुप्स हैं, अब उसमें डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के ही अपने लोग जो हैं वो डिफरेंट आईडीज के साथ वो बैठे होते हैं, राइट। और कोई पेरेंट अगर कोई बेचारा प्रॉब्लम में है अपने बच्चे को लेकर, वो कोई क्वेश्चन करते हैं या कोई सजेशन मांगते हैं, तो अब आप अगर ये सोच लें कि वो उस एक क्वेश्चन पे एक ही सेंटर के नाम के 10 व्यूज आ जाएं फॉरेन कि ये सेंटर बहुत अच्छा है, यहाँ पे आप बच्चों को ले जाएं, हमारा बच्चा ठीक हो गया है। सो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वाई कि एट वंस एक ही सेंटर के इतने सारे व्यूज कैसे आ गए उस एक क्वेश्चन पे। सो ये होता है कि गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जा रही होती है। तो बस इस चीजों से थोड़ा सा अवेयर अपने आप को रखना चाहिए पेरेंट्स को, और उनको लाइक रेफरेंसेस पे जाना चाहिए कि रेफरेंसेस की जैसे मतलब आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे रिलाय ना करें, और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के थ्रू कि जहाँ के आपको अच्छे व्यूज आ रहे हैं, जहाँ पे एक प्रोग्रेसिव काम हो रहा है, आपको उन जो जगहों के बारे में सोचना चाहिए और जाके खुद पर्सनली वहां से सारी इंफॉर्मेशन आपको लेनी चाहिए। सो आई थिंक कि वो ज्यादा एक बेनिफिशियल होगा। राइट। तो इसी लास्ट मशवरे और एडवाइस के साथ वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू। मिस फरीहा, लाइक आपका बहुत शुक्रिया दोबारा से कि आपने टाइम निकाला। एंड हम उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो आपके और आपके सेंटर के बारे में व्यूअर्स को मिली है, ये उनके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी। सो थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू एवरीवन एज वेल फॉर वाचिंग। और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। Until then, take care and Allah Hafiz.